बच्चों नमस्कार। तो उदाहरण के प्रश्न हल करने के बाद और उससे संबंधित जो थ्योरी था उसे पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 में। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं, कौन कौन से अपरिमेय हैं। तो हम लोग इसे हल करेंगे और हल करने के बाद अंतिम रूप से जब हल कर लेंगे तो जो भी परिणामी आएगा उसे हम लोग देखेंगे कि वह अपरिमेय है या परिमेय है, यही पता करना है। तो सबसे पहला जो उदाहरण इसमें जो दिया गया है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें दिया गया है 2 - √5। 2 - √5 इसे अब और अधिक आप हल नहीं कर सकते हैं। एक चूँकि यह परिमेय संख्या है 2 और -√5 जो है यह अपरिमेय संख्या है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या जो है यह क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। इसके बाद हम दूसरी संख्या देख रहे हैं, तो क्या है, इसे आप 3 + √23 और -√23, जब इसका हल आप कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, √23 - √23। तो ये कटने के बाद आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या देखा आपने, हमने पाया कि एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या दोनों का अंतर जो है वह परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसे आप ध्यान से देखते चले। हम लोग ऊपर ही जैसा कि हम लोग कल ही पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो हमेशा इसकी जो संक्रिया होगी हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर एक अपरिमेय संख्या हो और दूसरी भी अपरिमेय संख्या हो तो इसका अंतर योगफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, जैसा कि हमने उदाहरण 2 में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उदाहरण 3 जो इसका है, प्रश्न 3, 2√7/7√7। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 से √7 में गुना है और यहाँ नीचे 7 से √7 में गुना है। तो आप ये √7 से काट देंगे, 2/7 होगा। आप यह किस रूप में देख रहे हैं, तो यह देख रहे हैं किस रूप में, तो यह है परिमेय संख्या, P/Q के रूप में प्राप्त हो गया है। और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह जो है हमने 2/7 परिमेय संख्या प्राप्त की। कब, जब एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न जो आप देख रहे हैं, 1/√2, यह क्या है, इसका आप सरलीकरण करें, इसका आप परिमेयकरण कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण में हमने देखा था, अगर एक डिजिट वाली संख्या है तो क्या करेंगे, √2 से ही गुना करेंगे, दोनों तरफ, भिन्न में अंश और हर दोनों में √2 से गुना करेंगे तो √2/2। आप जो कुछ भी कर ले, इसका जो स्वरूप होगा यह अपरिमेय संख्या का ही होगा। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या देखा आपने कि अगर एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो तो इसका भाग करने पर, एक दूसरे से अगर भाग दे दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, बशर्ते 0 नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पांचवा जो है इसका उदाहरण 2π। ये 2 जो है परिमेय संख्या है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में हम गुना करते हैं तो इसका जो स्वरूप होता है वह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। तो आपने क्या देखा, हमने यह देखा, इसे हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य केवल प्रश्न का हल करना नहीं है, यहाँ पर हम लोग का उद्देश्य है कि हम चीज़ों को कैसे समझें। हमने क्या देखा, आप इसकी बारीकी को ध्यान से देखिए। हमने क्या देखा, अगर परिमेय संख्या हो और इसमें से, ये पहले उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या है, इसमें से हम अपरिमेय संख्या को घटा दें, तो जो परिणामी आया है वह क्या आया है, वह अपरिमेय आया है, अपरिमेय। ठीक है, और यह हमेशा होगा कि एक परिमेय संख्या को हम अपरिमेय संख्या में से घटा दें या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटा दें, तो जो भी परिणामी आएगा वह क्या होगा, वह अपरिमेय का ही रूप होगा। दूसरा जो इसका उदाहरण है, क्या आप देख रहे हैं कि 3 + √3 क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, और √23 क्या है, वह भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर जो हम लोग को मान प्राप्त हुआ था 3, यह कौन सी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो याद रखें, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। फिलहाल जो यहाँ पर जो उदाहरण 2 दिया गया है, इसमें क्या है, तो इसमें है आपका, इसमें उदाहरण में क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। आप तीसरा देखें, तीसरा उदाहरण कि अपरिमेय संख्या, ऊपर भी अपरिमेय संख्या है और इसे अपरिमेय संख्या से ही भाग दिया गया है।
तो जो प्राप्त हुआ है वह परिमेय संख्या प्राप्त हो गया है। तो ये है तीसरी संख्या है, माफ़ कीजिए चौथा जो उदाहरण है इसमें कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और इसे आप भाग दे रहे हैं एक अपरिमेय संख्या से। तो जो परिणामी आया है वह भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। पाँचवा 2 पाई है, तो 2 पाई का मतलब 2 क्या हुआ, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में गुना है अपरिमेय संख्या से, तो जो इसका परिणामी आया है वह भी अपरिमेय संख्या आया है। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। यह आसान प्रश्न होता है, इसे सामान्य बीजगणित के आधार पर जो है हम लोग इसका हल करते हैं। अगर आपको कुछ फार्मूला पता है तो फार्मूला आपके काम आएंगे, और नहीं तो कुछ फार्मूला है जो आप यहाँ याद रख सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b। तो ये आधारी कुछ सूत्र हैं जो आपकी सहायता कर सकती है। यहाँ पर जब भी व्यंजक का आप सरल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सहूलियत प्रदान कर सकती है। और वैसे अगर आप चाहते हैं कि बिना सूत्र की सहायता से हम इसे हल करें तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, बशर्ते आप पूरी तरह से ध्यान दे करके आपको बनाना पड़ेगा। और किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसका सरल करते हैं और सबसे पहला उदाहरण लेते हैं इसका। सबसे पहला है कि 3 + √3 और 2 + √2, ठीक है। तो इस तरह के गुना करने के लिए आप देखिए बीच में यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ जो है गुना का चिन्ह है। तो हम जब गुना करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। तो पहले हम अब चाहे तो इससे पूरे में गुना करें या चाहे तो पहले इससे इसमें गुना करें। आप तो कल ही मैंने आपको बताया था क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। आप चाहे तो 3 + √3 से 2 + √3 में गुना कर सकते हैं, और या आप चाहे तो 2 + √2 से 3 + √3 से गुना कर सकते हैं। तो दोनों का जो मान होगा बराबर होगा क्रम विनिमय नियम की सहायता से, गुना का क्रम विनिमय नियम। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम ये 3 + √3 से गुना करते हैं 2 + √2 में। क्या करेंगे, 3 लिखिए और ब्रैकेट का चिन्ह दीजिए, और जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 2 + √2 ये कर दीजिए। फिर अब क्या है, 3 से गुना कर दिया, यहाँ पर + √3 है तो यहाँ पर भी + √3 लिखिए, और जो आगे जो आपको दिखाई दे रहा है 2 + √2 कर दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब है गुना, तो 3 से गुना 2 में, फिर यहाँ अब चिन्ह देखते रहिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। तो एक चीज़ जो है आप यहाँ याद रख कर लीजिएगा कि अगर प्लस और प्लस हो तो प्लस होता है गुना में, माइनस और एक प्लस हो तो माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस होता है, और दोनों अगर माइनस माइनस हो तो प्लस होता है। तो ये जो है आपको जो है कुछ समझने हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या किया कि 3 × 2 से गुना किया, आप चिन्ह देखते रहिएगा, फिर प्लस और प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही होगा, 3 × √2। आगे बढ़ते हैं, अब प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस √3 × 2, और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा √3 × √2। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि वैसे बच्चे जो कभी कभी क्लास में बोल नहीं पाते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि वो समझते नहीं हैं, केवल उतार लेते हैं, और छोटी छोटी बातें होती हैं जो उनको पूछना चाहिए क्लास में, वो नहीं पूछ पाते हैं, जिसके वजह से उनकी जो पढ़ने की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि कैलकुलेशन में वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप तभी स्मार्ट हो सकते हैं जब इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब छोटी छोटी बात आप क्लास में नहीं पूछते हैं तो इससे क्या होता है कि आप गलती भी नहीं करते हैं, और जब गलती नहीं करते हैं तो आप सीखते भी नहीं हैं। चलिए, और मैं यहाँ पर बता दूँ सुविधा के लिए कि अगर पूरे संक्रिया में, पूरे व्यंजक में आप केवल प्लस का चिन्ह देख रहे हैं तो कहीं भी माइनस आपको दिखाई नहीं देंगे पूरे में। अब आप सीधा गुना कीजिए, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा। इसी प्रकार से 3 × √2 है तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इस प्रकार से परिमेय संख्या अलग हो जाएगी और अपरिमेय संख्या अलग हो जाएगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे इसे आप लिख सकते हैं 2√3, और इसे रूट के भीतर में हम गुना, कल भी हम लोगों ने देखा था कि रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या में गुना होगा, तो रूट के अंदर में 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब इस सब को ध्यान से देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सभी संख्या एक दूसरे से जुड़ सकती है या नहीं जुड़ सकती है। तो मैंने आपको बताया था सजातीय और विजातीय। आखिर सजातीय विजातीय क्या है, इसे देखते हैं।
सजातीय का अर्थ होता है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसका जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय संख्या से ही करेंगे। अगर ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि अगर √2 वाली संख्या है तो उसका जोड़ घटाव ये जो होगा ये √2 वाली संख्या से ही होगा। यहाँ √3 है तो इसका जोड़ घटाव √3 से वाली संख्या से ही होगा। यहाँ √6 है, तोड़ने पर भी यह नहीं टूटेगा, ठीक है, तो इसका मान यही रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या एकमात्र यही है, √2 वाली संख्या एकमात्र यही है, √3 वाली संख्या एकमात्र यही है, √6 वाली संख्या एकमात्र यही है। अर्थात यहाँ जो लिखा गया है जस का तस जो है इसका यही आंसर हो जाएगा। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं आंसर और सीधा उतार देते हैं। और जब बनाने के बाद कुछ बच्चे देखते हैं बनाने के बाद तो उनको दिखाई देता है कि √6 कभी इस तरफ लिखा होगा, हाँ, तो वे कन्फ्यूज हो जाते हैं। बच्चों कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल चिन्ह देखिए। चिन्ह अगर कहीं भी हो, जैसे इसका आंसर जो है √6 + 3√2 + 2√3 + 6, अगर ऐसा भी दिया हो तो भी इसका आंसर एकदम सही है। क्यों? क्योंकि सबका चिन्ह बराबर है और जो डिजिट है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, जो संख्या आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से अगर आंसर में आपके जो आंसर होंगे एनसीईआरटी के आंसर, उसमें आप देखिए अगर आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि चिन्ह परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर चिन्ह अगर परिवर्तन हो रहा हो तब आपको सुधार करने होंगे, फिर से बनाने होंगे, फिर से हल करने होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें हल करने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर हल कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए, फार्मूला अगर याद करिएगा तो आपको बहुत सारे फार्मूला याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, अगर मैं चाहूँ तो इसका आंसर सीधे बता सकता हूँ, 6 आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर जो है 6 होगा। लेकिन ये 6 होने के लिए अगर इस फार्मूला पर बैठा दें तो सीधा a + b a - b, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस √3 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 से स्क्वायर खत्म करें या √3 गुने √3 करेंगे तो इसका मान 3 ही आएगा, तो 9 में से 3 गया तो 6। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके, अगर जैसा कि मैंने पिछले जो प्रश्न थे उसमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो उसके लिए जो है आप देख सकते हैं 3 + √3 और 3 - √3, इसे हल करें। जैसा कि मैंने बताया कि 3 से गुना हो जाएगा, इससे मैं इससे गुना कर रहा हूँ, 3 से 3 - √3 और प्लस √3 से इससे मैं दोनों में गुना कर रहा हूँ 3 - √3 से। क्या होगा, 3 गुने 3 करिएगा तो 3 × 9 हो जाएगा, और 3 में -√3 से गुना कीजिएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा √3, 3√3 होगा। फिर यहाँ प्लस है, हाँ, और यहाँ प्लस है तो प्लस 3√3 होगा, और प्लस माइनस मिलकर माइनस, और √3 से √3 में गुना होगा तो 3 होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था। आप क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या से होगा या घटाव जो भी है। यहाँ पर प्लस में 9 है, यहाँ पर माइनस में 3 है, प्लस में 9 और माइनस में 3 क्या होगा, इसका मान 6 होगा, तो 6 हो जाएगा। और माइनस 3√3 और प्लस 3√3, 3√3 इसमें, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो इसका जोड़ घटाव आराम से हो जाएगा। और ये तो पूरा बराबर ही है, चिन्ह का अंतर है। तो इतना अगर सोचिए कि 2 माइनस और 2 प्लस क्या होता है, इसका मान 0, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ, आपका 6 आंसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को देखा। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, ये चाहे तो आप फार्मूला पर बना सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर पर, इस पर बना सकते हैं। √5 + √2 इसका होल स्क्वायर, जैसे a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं पहले फार्मूला बैठा देता हूँ। अगर आप फार्मूला याद किए हैं तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab की बात करें तो 2 × √5 × √2 और b² मतलब √2 का स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप कि a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √2 है, तो ऐसे में क्या होगा, √5 का स्क्वायर मतलब 5 होगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, प्लस इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, रूट के अंदर में 10 हो जाएगा, और 2√10 इस तरह से होगा। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का √2 से √2 में गुना होगा, इसका स्क्वायर है तो 2 होगा, तो 5 × 2 = 7 + 2√10, ये आपके आंसर प्राप्त हुए अगर मैं इसे फार्मूला से हल करूँ तब। ठीक है बच्चों, अगर इसी चीज़ को हम फार्मूला से हल नहीं करके, इसी चीज़ को मैं फार्मूला से हल ना करके इसे सामान्य जोड़ घटाव की तरह जो है इसे अगर बनाऊं तो क्या होगा, √5 + √2 इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा, √5 + √2 × √5 + √2, जैसा हमने दोनों प्रश्न में किया था। √5 से आप गुना कर दें, √5 + √2 से,
प्लस √2 से गुना करेंगे, फिर दोनों में √5 प्लस √2 से, तो क्या होगा, फिर √5 से √5 में गुना करें। यहाँ सब में जोड़ का ही चिन्ह है, तो कहीं भी चिन्ह घटाव का नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो एक सुविधा है आपके लिए कि चिन्ह में आपको सोचना नहीं है कि क्योंकि सब में प्लस है तो प्लस ही होगा। √5 से √5 में आप गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर √5 से √2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, रूट के भीतर में ही 10 हो जाएगा, प्लस √2 से √5 में गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा, √10 हो जाएगा, और √2 से √2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। आगे बढ़िए, 5 और प्लस 2 ये परिमेय संख्या एक साथ जुड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर √10 है, यहाँ पर √10 है। आप चिन्ह देखिए, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, ये आपस में जुड़ेंगे। जैसे कि a प्लस ए बराबर क्या होता है, 2a होता है, √2 प्लस आपने पढ़ा √2 प्लस √2 बराबर होता है 2√2। इसी प्रकार से यहाँ √10 प्लस √10 है तो क्या होगा, 2√10। तो बिना फार्मूला के भी आपने आंसर जो है पा लिए। यहाँ भी आप फार्मूला के तरीका से हल किया था तो 7 प्लस 2√10 आया था आंसर, और यहाँ भी 7 प्लस 2√10 आया, नॉर्मल आप गुना किए तो भी। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि आप जिस विधि से बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, फार्मूला के सहायता से करें या नॉर्मल गुना करके करें, उतनी ही जो है आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। आप जब सवाल बनाइएगा तो आपको गलती कम होगी, ठीक है, क्योंकि बार बार गलती करते हैं तो इससे क्या होता है कि सीखता भी आदमी। ऐसा नहीं कि गलती आप कोई आदमी कर ले, किसी प्रश्न को लेकर के गलती करे तो वो गलती आपकी सहायता नहीं करती, ऐसा नहीं है। आप जितनी बार गलत करते हैं एक रास्ता खुल जाता है कि हाँ अब वैसी गलती आप फिर नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी फार्मूला पर है, a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। आप चाहे तो सीधे गुना करके आप इसका आंसर 3 निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए, जैसे अगर हम √5 को a माने और √2 को b माने तो क्या देखें, जैसे इस प्रश्न देखिए, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो a माइनस बी ए प्लस बी ऐसा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो कितना होगा 5, और ये कितना हो गया 2, तो कितना इसका आंसर हुआ 3। आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि फार्मूला की सहायता से इसका आंसर क्या आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 3। अब हम जो है सामान्य रूप से देखते हैं, नॉर्मल गुना करके देखते हैं क्या इसका आंसर 3 ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो पहले प्रश्न लिखिए, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, ठीक है। तो √5 से हम गुना करेंगे, √5 से गुना करेंगे √5 प्लस √2 में, और माइनस √2 से गुना करेंगे √5 प्लस √2 में। गुना करते हैं, √5 से √5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस √10 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करें तो माइनस √10 हो जाएगा, और फिर माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा। √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटा परिमेय संख्या से, तो ये 5 है और माइनस 2 है, 5 में से 2 गया तो कितना हुआ 3। यहाँ पर जो है, यहाँ प्लस में √10 है और यहाँ माइनस में √10 है, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा, ये दोनों जो है 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 3। तो आपने क्या देखा, यहाँ भी हमने हल किया था तो 3 आंसर आया फार्मूला की सहायता से। कौन सी फार्मूला थी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बात वही है। तो इस तरह से आपका जो है ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक का सरल कीजिए। तो इस सरल करने के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप साधारण जो है बीजीय व्यंजक का हल करके आप इस तरह परिमेय अपरिमेय संख्या का गुना जोड़ घटाव कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास अधिक से अधिक करें और स्वयं से करें, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तब ज़रूर देखें यहाँ पर दोबारा से, और नहीं तो एक बार आप देख लें और उसके बाद खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है जो आपको एक जो है कॉन्सेप्ट देगा कि आखिर हम लोग क्या मानते हैं वृत्त जब पढ़ते हैं तब, और उसमें किस तरह का कंट्राडिक्शन होता है, किस तरह का अंतर्विरोध होता है, ये हम लोग इसका निराकरण कैसे करेंगे ये हम लोग पता करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, लिखा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त तो आप जानते ही होंगे, वृत्त तो आप जानते ही होंगे। तो क्या लिखा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, इसे परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस हुआ टोटल डिस्टेंस जो है, यह आपको परिधि कही जाती है, ठीक है। और उसके व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसे जो केंद्र से गुजरती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास की परिभाषा अगर बोले कि परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम लोग परिधि कहते हैं, बशर्ते वह केंद्र से होकर गुजरे। तो इस तरह की परिभाषा आपको जो है याद रखनी चाहिए। तो क्या दिया गया है, सी जो है, सी इसका क्या है, सी जो है वह परिधि है, सी परिधि है, और डी क्या है, डी जो है इसका व्यास है, ठीक है। और दिया है कि अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। आपने
परिभाषा जरूर याद किया होगा कि वृत्त की परिधि बराबर, आपने क्या याद किया है, पाई गुने व्यास। ठीक है, तो इसी तरह से वृत्त की परिधि को सी अगर माना जाए तो पाई डी, इस तरह से पाई गुने डी। तो अगर पाई का मान निकाला जाता है तो क्या होता है, सी बटा डी होता है। ठीक है, तो इस तथ्य का अंतर विरोध जो है वो किस प्रकार होगा, ये तथ्य जो है क्या है, पहले ये देखिए। तो बच्चों ये पाई जो है वो पाई क्या है, पाई जो है, पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और सी बटा डी, सी बटा डी आप बोलेंगे कि पी बटा क्यू के रूप का होता है, तो यह परिमेय संख्या है। ऐसा अगर आपको प्रतीत हो रहा होगा कि पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या तो है ही, पाई अपरिमेय संख्या है ही, और सी बटा डी जो है यह तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह के कंट्राडिक्शन है, आप इसका निराकरण कैसे करेंगे, इसका अंतर विरोध जो है हो रहा है, इसका हम निराकरण कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बात तो याद रखिए कि जो सी बटा डी है, सी बटा डी, सी का मतलब क्या हुआ कि परिधि और डी का मतलब व्यास हुआ। तो पहली बात ये कि सी बटा डी, ये तो कोई नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सी बटा डी होगा यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था एक दो उदाहरण देकर के, और इसे गणितीय रूप से हम लोगों ने साबित भी किया था कि आखिर ये 9.3 का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, संख्या रेखा बनाते हैं। अब क्या करते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं और दूसरा बिंदु बी इस प्रकार लेते हैं कि ए बी का मान जो है रूट के भीतर में जो आपको संख्या दिखाई दे रही है उसके बराबर हो। जैसे कि 9.3, यहाँ से ए से बी का जो मान है वो कितना है, 9.3 इकाई है। अब हम क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, बी से सी की तरफ एक इकाई हम और बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक इकाई यहाँ पर एक इकाई और बढ़ा लेंगे। बच्चों इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से बना लेते हैं, क्योंकि हाँ, तो आप देखें, आप ज़रा देखें, हमने ए और बी को कितना लिया, 9.3 लिया, और क्या करना है कि बी से एक यूनिट मात्र जो है, जैसे कि ए से बी 9.3 है तो बी से सी 1 हम जो है लेंगे। अब क्या करना है, अब ए से सी का आप चरण बाई चरण देखें, पहले क्या लिखा है कि एक संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा बनाया। पहली बात हमने यही किया है, संख्या रेखा बनाया। दूसरा हमने क्या किया है, ए से बी कितना लिया है, ए से बी 9.3 यूनिट लिया है। ठीक है, ये ले लिया है। फिर अब क्या करना है, बी को संख्या रेखा पर आगे बढ़ाते हुए, संख्या रेखा पर आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है, आगे बढ़ाते हुए एक इकाई या यूनिट सी तक लिया। इतना चीज़ अभी तक हमने किया है कि पहले एक संख्या रेखा बनाया, और संख्या रेखा पर ए से बी जो है वो कितना बनाया है, तो 9.3 जो आपको रूट के भीतर में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर बी से सी जो है आगे, इसी ए बी को आगे बढ़ाते हुए सी तक ले गया, और सी को कहाँ तक बढ़ाना है, तो एक यूनिट तक बढ़ाना है। अब चौथा जो है वो क्या करना है, चौथा यह करना है कि ए सी का लंब समद्विभाजक खींचना है, खींचे। क्या करेंगे, ए को और सी का, जैसा कि मैंने कल भी इस पर बात किया था कि क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर कोई बिंदु ऐसा मिलेगा तो ऐसा हमें प्राप्त करना है। क्या करें, तो इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये अगर हो, मान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कोई आपको एक बिंदु प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमने ये काम किया। अब क्या करना है, अब जो है आपको क्या करना है, 5वां नंबर में क्या करना है कि इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, ओ से परकाल की सहायता से कीजिएगा। ओ को आप पेंसिल ये नोक रखें परकाल का, और ए तक जो है पेंसिल रखें, और इस प्रकार से जो है एक आप जो है अर्धवृत्त जो है बनाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ को केंद्र मानते हुए क्या करना है, केंद्र मानते हुए, ओ को केंद्र मानते हुए ओ ए बराबर ओ सी लंबाई की त्रिज्या का क्या खींचना है, त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचना है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है।
अर्धवृत्त बनाए, ठीक है। अब अर्धवृत्त बना लिए तो अब क्या करना है कि बी पर परपेंडिकुलर खींचना है, बी पर, ठीक है, बी पर परपेंडिकुलर लंब खींचना है। तो कहीं ना कहीं जा करके तो ये परिधि के किसी न किसी बिंदु पर तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। क्या करना है, छठा पॉइंट में क्या करना है, बी से बी डी परपेंडिकुलर बी सी का या ए सी का है जो भी है, बी सी जो है खींचा इस तरह से। तो यहाँ के बाद आप देखिए ज़रा, यहाँ देखें बी से बी डी ये जो खींच लिया, तो जो 7वां नंबर में हम ये लिखेंगे कि जो बी डी है, बी डी यही जो है रूट अंडर क्या है 9.3 प्राप्त होगा। ये आपको चरण बाई चरण हमने यहाँ पर लिख करके समझा दिया। तो आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि संख्या रेखा पर दर्शाना है तो क्या करना है, ओ से डी जो है आप मिला दीजिएगा, जो ओ से डी आप मिला दीजिएगा। अब क्या है कि चूँकि संख्या रेखा पर दर्शाना है इसलिए पेंसिल का नोक जो है आप यहाँ रखेंगे और इसे 0 मानेंगे। मैंने संख्या रेखा में आपको मूल बिंदु ये प्राप्त हो गए 0, मतलब यहाँ पर 0 है, ये ओ है, ये 0 है, यहाँ पर मूल बिंदु प्राप्त हुआ। और पेंसिल का नोक यहाँ रख करके, प्रकार का नोक और पेंसिल का नोक यहाँ रख करके आप जो है इस तरह से आप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जो कटेगा वही जो मान है आपका वो क्या होगा, रूट अंडर 9.3 होगा। तो इस चरण को आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है रूट अंडर 9.3 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। क्या करना है, सबसे पहला आपको अगर संख्या रेखा पर 9.3 रूट अंडर को निरूपित करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम लेंगे एक हम लोग संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 है तो रूट के भीतर में जो भी है उसे हम लोग ए और बी तक उतना हम लोग ले लेंगे। ए बी की लंबाई जो है कितना होगी, रूट अंडर नहीं, केवल 9.3, ए से बी आप स्केल की सहायता से आप माप सकते हैं। 9.3 जो है, यह 9.3 जो है लेंगे ए से बी तक। अब क्या करना है, बी से सी तक 1 यूनिट लेना है। आपने जैसे 9.3 लिया होगा वैसे यहाँ पर बी से सी तक 1 यूनिट लेना है। और क्या करना है, इसका अब ए से सी का हम इस तरह से जो है लंब समद्विभाजक खींचने के बाद एक बिंदु प्राप्त होगा और इसकी सहायता से ओ ए और ओ सी इतना त्रिज्या का हम एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त खींचेंगे। अब क्या करना है कि बी से एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो कहीं ना कहीं परिधि के किसी न किसी बिंदु पर तो मिलेगी ही। तो ये जो बी डी जो भी मिला यही आपका जो है यहाँ से बी डी की जो लंबाई है यही आपका रूट अंडर 9.3 है, ठीक है। और इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो बी को केंद्र मान लेंगे, ओ मान लेंगे और ओ माफ़ कीजिए 0 मान लेंगे और 0 के बाद जो है ये पेंसिल को यहाँ रखते हुए और यहाँ संख्या रेखा पर हम प्राप्त कर पाएंगे रूट अंडर 9.3। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर 9.3 का निरूपण करते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। ये काफ़ी आसान प्रश्न है परिमेकरण करना। तो हम लोगों ने कल क्या बात किया था कि हरों का परिमेकरण कीजिए। आखिर हरों का हम लोग परिमेकरण क्यों करते हैं, ताकि इसका हर जो है वो परिमेय हो जाए, ठीक है। नाम से यह स्पष्ट है कि हरों का परिमेयकरण, इसमें आपको जब अगर बोला जाएगा सरल रूप में व्यक्त करें तो सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हर का जब तक परिमेयकरण नहीं करेंगे तब तक हमें अनेक प्रकार की जो संक्रिया करनी होती है उसमें कठिनाई होगी। तो इसलिए जब हम पूरे व्यंजक को अगर हम सरल करते हैं तो सबसे पहला काम आप आगे भी पढ़िएगा, जब 10वीं कक्षा में या कम्पिटेटिव एग्जाम में जाइएगा या 11वीं 12वीं में भी जाइएगा तो इसकी सहायता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ को अभी समझ लीजिए कि हम लोग परिमेयकरण कैसे करते हैं। परिमेयकरण के लिए अगर सिंगल डिजिट में है तब तो कोई बात नहीं है, जैसे 1/√7 है तो √7 में दोनों पक्ष में हम गुना करते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये गुना करेंगे, √7 से 1 में गुना करेंगे तो √7 बटा में √7 से √7 गुना करेंगे तो 7। तो जो √7/7 जो प्राप्त हुआ है वो 1/√7 के ही बराबर है, मतलब समतुल्य ही है। हाँ, लेकिन हर जो है इसका परिमेय संख्या हो गया, पहले अपरिमेय था अब परिमेय हो गया है, बस इतना का ही फर्क है। ऐसा नहीं है कि इसका मान ही चेंज होता है, मान चेंज नहीं होता है बल्कि हर उसका परिमेय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण है इसमें कि 1/√7 और -√6। तो क्या करते हैं, आपको पता होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो जरूर पता होगा। क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर a माइनस बी के रूप का है तो हम जो परिमेयकरण करेंगे तो a प्लस बी के रूप से गुना करेंगे। मतलब अगर इसे a माने और इसे b माने तो a माइनस बी के रूप का है तो हम a प्लस बी के रूप से गुना करते हैं, ये a प्लस बी के रूप से गुना करते हैं। और दोनों में समान संख्या से ही गुना करना है क्योंकि हमें समतुल्य भिन्न बताना है। ऐसा नहीं कि समतुल्य नहीं हो, समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में ही होना चाहिए। यह इसके बराबर जो भी प्राप्त होगा यह इसके बराबर ही प्राप्त होगा, अलग नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, √7 प्लस √6 और इसका जब आप हल करेंगे a माइनस बी a प्लस बी को गुना अगर करेंगे तो a² माइनस b² मैंने √7 के स्क्वायर
और माइनस √6 का स्क्वायर। तो क्या होगा √7 प्लस √6 बटा 7 माइनस 6, तो √7 प्लस √6 और बटा में 1। तो इस प्रकार से जो भी प्राप्त हुआ यहाँ पर क्या हुआ √7 प्लस √6 बटा 1। तो यह जो प्राप्त हुआ यह इसके बराबर ही है, अलग नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा उदाहरण है, इसको देखना है। क्या है कि 1 बटा √5 प्लस √2 क्या करेंगे, a प्लस बी के रूप का है। अब a माइनस बी से गुना करना है, √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 सेम संख्या से गुना करना। क्या करेंगे, एक में गुना करने से सेम ही होगा, √5 माइनस √2 बटा यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या होगा √5 माइनस √2 बटा ये √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 होगा, √5 माइनस √2 बटा में 3 होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, यह जो मान प्राप्त हुआ है यह इससे अलग थोड़े ही है, इससे अलग नहीं है। इसका जो मान है √5 माइनस √2 बटा में 3, यह इसके बराबर ही है। हाँ, इसमें पहले हर में अपरिमेय संख्या थी, अब इसमें हर परिमेय संख्या के रूप में है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप देखें कि 1 बटा √7 माइनस 2, ये a माइनस बी के रूप का है। हम क्या करेंगे, a प्लस बी के रूप से गुना करेंगे, √7 प्लस 2 है केवल, 2 बटा 7 प्लस 2 इस तरह से। तो गुना करेंगे, इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, 7 √7 प्लस 2 और बटा में √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा √7 प्लस 2 और √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो क्या प्राप्त होगा √7 प्लस 2 बटा 3। ठीक है, तो इसका जो भी मान आया है वो इसके समतुल्य है, इस परिमेय संख्या के समतुल्य ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या थी, यहाँ पर परिमेय हो गया है। अर्थात परिमेयकरण करने का यही उद्देश्य है कि हर को परिमेय करना। तो इस प्रकार से आपको जो है ये अध्याय आपकी समाप्त होती है 1.4। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।